नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं घर के अंदर छिपे शक्ति और पूर्वाग्रह के खेल की। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक बहुत ही आम सी लगने वाली बातचीत भी सामाजिक सत्ता का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन बन सकती है। तो शुरुआत इसी चौंकाने वाली लाइन से करते हैं। सोचिए, ये शब्द एक पत्नी अपने पति से कह रही है। और क्यों? क्योंकि वो घर में एक नया नौकर लेकर आए हैं। ये एक लाइन ही पूरी कहानी का मंच तैयार कर देती है। घर की मालकिन का गुस्सा और तिरस्कार, सब कुछ इसमें साफ। तो होता ये है कि बाबू राम गोपाल 3 दिन के कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एक नौकर ढूंढकर घर लाते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही उनकी पत्नी का पारा चढ़ जाता है। वो नौकर को सिर से पांव तक घूरती हैं और फिर नफरत से मुंह फेर लेती हैं। और यहीं पर हमें पति और पत्नी की सोच का टकराव साफ साफ नजर आता है। बाबू राम गोपाल के लिए सबसे जरूरी है किफायत। उन्हें बस एक सस्ता नौकर चाहिए। दूसरी तरफ उनकी पत्नी है, जिनके लिए दिखावा और समाज में उनकी इज्जत सबसे ऊपर है। उन्हें एक ऐसा नौकर चाहिए जो 4 लोगों के सामने प्रेजेंटेबल हो। और इस पूरे झगड़े की जड़ है ये रकम, 12 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 12 रुपए। रामगोपाल के लिए ये कम तनख्वाह ही नौकर को रखने का सबसे बड़ा कारण है। वो जोर देकर कहते भी हैं, जानती हो तनख्वाह क्या होगी? केवल 12 रुपए। अब देखिए, श्रीमती जी इस दलील को पूरी तरह खारिज तो नहीं करती, लेकिन वो इसे अपनी शर्तों पर मानती हैं। वो कहती हैं, ठीक है, दूसरा नौकर ढूंढो, जब वो मिल जाएगा तब मैं से निकाल दूंगी। मतलब ये कोई समझौता नहीं है, बल्कि घर में उनके आखिरी फैसले का एक खुला ऐलान है। अच्छा, अब पति तो कमरे से चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब मालकिन और उस नए नौकर के बीच क्या होता है। अब वो सीधे नौकर से बात करती हैं और समझिए कि उसका एक तरह से मुआयना शुरू करती हैं। इस नौकर का नाम है हेतु, जो शिमला के पास के एक गांव से आया है। उसे एक पहचान तो मिलती है, लेकिन बस कुछ पलों के लिए, क्योंकि इसके ठीक बाद मालकिन की नज़र में वो एक इंसान नहीं बल्कि एक चीज़ बनकर रह जाता है जिसका वो मूल्यांकन कर रही हैं। तो ये है श्रीमती जी की जांच पड़ताल की लिस्ट। वो हेतु के एक एक अंग को देखती हैं। उसकी चपटी नाक, छोटा माथा, टेढ़े मेढ़े दांत। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये एक तरह से उसे अमानवीय बनाने की प्रक्रिया है। यहाँ उसकी कीमत उसके शरीर से तय की जा रही है। और जैसे ही ये शारीरिक जांच खत्म होती है, वो सीधी धमकी पर उतर आती हैं। हेतु को पहली हिदायत मिलती है और इस एक वाक्य से वो शक और डर पर टिके एक रिश्ते की नींव रख देती हैं। मतलब काम शुरू भी नहीं हुआ और उसे चोर मान लिया गया। तो ये जो रवैया है, ये सिर्फ हेतु के लिए नहीं है। आप जरा इससे आगे बढ़कर देखते हैं कि घरेलू नौकरों के बारे में श्रीमती जी की आम राय क्या है। ये सिर्फ हेतु की बात नहीं, ये उनके पूरे नजरिए को दिखाता है। उनकी दुनिया में सभी नौकर झूठे होते हैं, सब गंदे होते हैं, सब के सब लंपट होते हैं। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सब पैसे चुराते हैं और हमेशा एक बेहतर नौकरी की फिराक में रहते हैं। यही वो पूर्वाग्रह है जो उनके हर बर्ताव की जड़ में है। उनका शक कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्हें पूरा यकीन है कि जैसे ही किसी नौकर को कोई बेहतर नौकरी मिलती है, वो घर पर बीमारी की झूठी चिट्ठी का बहाना बना लेगा। मतलब विश्वास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो जाहिर है ये मामला सिर्फ नौकरों के साथ किए जाने वाले बर्ताव से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये असल में घर के अंदर की पावर डायनामिक्स यानी शक्ति के खेल को उजागर करता है। इस कहानी में ये बिल्कुल साफ है कि घर में हुकूमत तो श्रीमती जी की ही चलती है और नौकरों के साथ उनका जो व्यवहार है वो किसी शासक से कम नहीं है। ये सिर्फ उनकी आदत नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर अपनी घरेलू सत्ता को जताने और उसे मजबूत करने का एक तरीका है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि वो अपनी शक्ति जताने के लिए भाषा का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करती हैं। जब उन्हें पति पर गुस्सा दिखाना होता है तो वो अंग्रेजी में बात करती हैं, शायद खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा या बेहतर साबित करने के लिए। और जब नौकर पर गुस्सा आता है तो वो गालियों का इस्तेमाल करती हैं, जो सीधे सीधे किसी को अपमानित करने और उस पर हावी होने का तरीका है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि ये कहानी घर के भीतर मौजूद शक्ति, वर्ग और पूर्वाग्रह के बारे में आखिर क्या बताती है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उन सामाजिक ढांचों पर एक टिप्पणी है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे काम करते रहते हैं। वाकई एक बहुत अहम सवाल है सोचने के लिए।